हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यूजीसी नेट की हमारी जो सीरीज चल रही है, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी हम कर रहे हैं यहाँ पर। और हमारी यूनिट 8 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यहाँ पर हम इसकी एक क्लास मैंने पढ़ा दी है, कल ले चुकी हूँ मैं। और इसके अलावा हम पहले भी यूनिट्स पढ़ चुके हैं, सेकंड और फोर्थ को। उसको आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अच्छे से आपकी वहाँ से तैयारी हो जाएगी। जो बच्चे नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। तो चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। ठीक है, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जहाँ से क्वेश्चन 100, आप बिल्कुल 100% क्या 1001% लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ पर ये मतलब टॉपिक हो और वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन ना बनता हो। ज़रूर बनेगा, 100% बनेगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं इसमें क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और उससे पहले प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे देख भी रहे हैं, उनको 100% फ़ायदा होगा, लेकिन कम से कम आप दूसरों का भी भला कर दिया करो थोड़ा बहुत। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना, ठीक है, और लाइक कर देना अगर इतनी मेहनत आपको पसंद आती है। आप भी मेहनत करो, मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, एक एक क्लास को बनाने के लिए इतना मतलब टाइपिंग, रिकॉर्ड, एडिट, इतना सब कुछ, इतना टाइम लगता है एक एक क्लास को बनाने में। ठीक है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा समझें और सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की ही ज़रूरत है मुझे। तभी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि हाँ, मुझे आगे आपके लिए काम करना है। तो चलते हैं हम यहाँ पर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, पहले आप पढ़ लीजिए तब कर देना। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, वर्तमान तक। अब जो वर्तमान चल रहा है 2024 की यहाँ पर बात हो रही है, मतलब जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वहाँ तक 5 पीढ़ियाँ। ठीक है, कितनी? 5 पीढ़ियाँ अस्तित्व में आ चुकी हैं। तो 5 प्रकार के कंप्यूटर अस्तित्व में आ चुके हैं अब तक। ठीक है, ये 5वीं पीढ़ी ही चल रही है, इसका याद रखना। सबसे पहली जो पीढ़ी है उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर के 1956 ईस्वी। ठीक है, 1940 से लेकर के 1956 ईस्वी, यानी कि 16 ईयर्स या 16 साल का इसका जो समय है वो रहा है यहाँ पर। याद रख लेना, ऐसा होता है कई बार हमें 40 तो याद रह गया लेकिन बाद वाला याद नहीं रहा, पूछ भी लिया जा सकता है। तो ऐसे करके ना आप याद कर लिया करो कि ये 16 साल चला था। तो अगर आपको इसमें से एक भी याद है, 56 याद है, तो भी आप 40 उसमें से माइनस करके कर सकते हैं। और 40, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, मतलब यही ट्रिक होती है, ऐसे ही शॉर्टकट में याद करा करो चीज़ों को। तो ये प्रथम पीढ़ी यहाँ तक चली थी। वृहद आकार, वृहद यानी कि बहुत बड़े बड़े आकार के कंप्यूटर उस टाइम पर बनाए जाते थे। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का सर्किट के लिए तथा मैग्नेटिक ड्रम का मेमोरी के लिए उपयोग। अत्यधिक विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता तथा ऊष्मा का उत्सर्जन अधिक। मशीनी भाषा का उपयोग होता था। इनपुट के लिए पंच कार्ड, पेपर टेप तथा आउटपुट के लिए प्रिंटर का उपयोग आदि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना। यूनिवैक तथा एनिएक, ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इनको भी अच्छे से याद रख लेना, ये दोनों पूछे जा सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के नाम भी दे दिए जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि एनिएक ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर था। ठीक है, तो ये प्रथम पीढ़ी के थे, ये याद रख लेना। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 तक रही थी, और ये बड़े बड़े आकार के उस टाइम पे कंप्यूटर बनाए जाते थे। वैक्यूम ट्यूब का सर्किट के लिए, मैग्नेटिक ड्रम का मेमोरी के लिए उपयोग होता था। अत्यधिक बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती थी। ऊष्मा का उत्सर्जन अधिक होता था। ठीक है, अभी भी आप देखना, अगर आपके पास किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो उसमें से बहुत हीट निकलती है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं निकलती जिसको ज़्यादा कहें, लेकिन हाँ इतनी निकलती है कि हम उस पर हाथ नहीं रख सकते। तो इनपुट के लिए पंच कार्ड, पेपर टेप और आउटपुट के लिए प्रिंटर का उपयोग उस टाइम पर किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब देख लेंगे आगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो। और नहीं भी लेना है, आप नोट्स बना रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं भी बना रहे हैं तो आप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 1956, अब 1956 से लेके 1963। ठीक है,
1956 से, यानी कि 4 और 3 केवल 7 साल तक का इसका समय रहा था। सेकंड जनरेशन का समय कितना रहा है? तो केवल 7 साल का रहा है द्वितीय पीढ़ी का। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर ये जो वर्ड है ना, इसको बिल्कुल द्वितीय से जोड़ लेना अच्छे से, ठीक है। सेकंड में क्या आया? ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब का, मैग्नेटिक कोर तकनीकी ने मैग्नेटिक ड्रम का, तथा असेंबली भाषा ने मशीनी भाषा का स्थान ले लिया, ठीक है। इसमें क्या किया? पहले तो बहुत बड़े बड़े आकार के बनाए जाते थे, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में थोड़ा सा उनका जो आकार था वो छोटा हो गया, पहले से थोड़ा सस्ता भी हो गया, ठीक है, और तेज गति से भी चलने लगा, और अधिक ऊर्जा दक्ष भी बनाया। मतलब ये कहने का, जितनी बार ये अपडेट होता है ना, उतनी ही ज़्यादा बार उसमें अच्छी जो चीज़ें हैं वो आती चली गई, ठीक है। टेक्निक का तो यही मतलब टेक्निक का यही फ़ायदा होता है, फ़ायदा भी है, लेकिन जहाँ तक आप चारों तरफ अपनी नज़र घुमा के देखो, इंटरनेट की वजह से ही सबसे ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। अगर इंटरनेट ना हो करके केवल फ़ोन होते और सिर्फ हम बात कर सकते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उस दुनिया में शायद ऐसा लगता है अब इम्पॉसिबल है वापस जाना। आजकल इंटरनेट ने सब कुछ ऐसा लगता है बिल्कुल पूरी तरह से ना, एकदम कहते हैं ना, डिस्ट्रॉय कर दिया है सब कुछ। कोई मतलब गोपनीयता नहीं है। बच्चों को पालना और बच्चों को एक सही रास्ते पर लेके आना, बच्चों को सही रास्ता दिखाना इस टाइम पर जब वो टीनेज में होते हैं, और इन सब चीज़ों से बचाना आज के इस टाइम पर ना बहुत कठिन काम हो गया है। मैं खुद जानती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे लगता है पता नहीं इतना मैं उनका ध्यान रखती हूँ, हर 24 घंटे कभी फ़ोन नहीं देती, लेकिन फिर भी बच्चे पता नहीं बाहर से सारी चीज़ों को कैसे कहाँ से सीख लेते हैं, पता ही नहीं चलता। तो आज के टाइम पर बच्चों, सबसे बड़ी बात है ये जो चीज़ें हैं ना, सबसे ज़्यादा जो यंग जनरेशन होती है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो द्वितीय पीढ़ी की अगर बात करें तो इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब का, मैग्नेटिक कोर तकनीक ने मैग्नेटिक ड्रम का, तथा असेंबली भाषा ने मशीनी भाषा का स्थान ले लिया है, जिसने कंप्यूटर को पहले से छोटा, सस्ता, तेज तथा अधिक ऊर्जा दक्ष बनाया है। फिर भी अधिक ऊर्जा खपत एक समस्या इसमें बनी रही। अधिक ऊर्जा अभी भी होती थी द्वितीय पीढ़ी में भी। ये 7 साल का इसका समय रहा है, 56 से 63 तक, ये भी याद रख लेना, इनका समय भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं हम। तृतीय पीढ़ी तो 1964 से, वो 1963 तक रहा था, 1964 से लेके 1971, ठीक है, 64 से 71 यानी कि 6 वर्ष। इसका भी जो समय था वो केवल कितना रहा? 7 साल का रहा है, ठीक है। ये भी 7 साल तक चला। ऐसे करके आपको याद हो जाएंगे, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड जो सर्किट है ना, इसको याद रख लेना, क्योंकि तृतीय पीढ़ी की विशेषता है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, आईसी चिप बोलते हैं इसको, ठीक है, आईसी मतलब, के विकास ने कंप्यूटर की गति तथा क्षमता में अत्यधिक परिवर्तन किया। 1964 के बाद तो एक बार एकदम ये समझ लो कि कंप्यूटर के जो विकास है ना, उसमें पंख लग गए, ठीक है। विकास ने कंप्यूटर की गति और क्षमता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिया। कीबोर्ड, मॉनिटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस के उपयोग ने कंप्यूटर को एक साथ कई एप्लीकेशन के उपयोग हेतु सक्षम बना दिया, ठीक है, एक साथ कई एप्लीकेशन का उपयोग करने में सक्षम बना दिया। और तृतीय पीढ़ी में ही पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ये ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम जो थर्ड जनरेशन था उसमें ही सामान्य जन के लिए भी कंप्यूटर सुलभ हो पाए, ठीक है, सामान्य जन तक भी अब इसकी पहुंच बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर 1971 वर्तमान। 1971 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 1 साल रहा है, बल्कि 1971 के से लेकर के चौथी पीढ़ी चल रही है, ठीक है। 1971 से वर्तमान चौथी पीढ़ी, वैसे अभी फिफ्थ पीढ़ी आ चुकी है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे आगे। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर किसकी विशेषता है? तो ये फोर्थ जनरेशन की, ध्यान रख लेना, जिसमें हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट एक ही सिलिकॉन चिप पर लगी होती है, ठीक है, जिसमें हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट एक ही सिलिकॉन चिप पर लगी होती हैं। इसका उपयोग प्रारंभ हुआ, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रारंभ हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ सकते थे। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे फोर्थ पीढ़ी के, 1971 से आया है ये, तो ये नेटवर्क से जुड़ सकते थे, इसीलिए इसने इंटरनेट के उपयोग को संभव बनाया। और माउस का भी व्यापक उपयोग प्रारंभ हुआ। पहले माउस का कम प्रयोग होता था, है ना, और व्यापक उपयोग कब शुरू हुआ? तो 1971 के बाद हुआ, चौथी पीढ़ी में। तो ये याद रखना अच्छे से। प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब है जो अभी भी चल रहा है, ठीक है, जिसकी अभी खोज चालू है। तो ये पांचवी पीढ़ी आ गई यहाँ पे।
इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसके नाम से जाना जा रहा है अब, एआई पर आधारित है तथा विकास के क्रम में है। आप देखेंगे जो रोबोट बनाए जा रहे हैं, है ना, और एआई से ये भी होता है आजकल तो जो वीडियोस वगैरह होती हैं वो भी लोग एआई का यूज़ करके बनाने लग गए हैं। किसी का भी चेहरा किसी पर भी तुम लगा सकते हो, ये सब एआई की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, तो कृत्रिम बुद्धि है, और कृत्रिम बुद्धि जब प्राकृतिक के ऊपर कोई कृत्रिम चीज़ हावी होगी ना तो वहाँ पर क्या होगा, नुकसान तो होना ही होना है, बेड़ा गर्क हो जाना है। ठीक है, आप बताना, वैसे आप लोग जो भी पढ़े ना मुझे कमेंट करके बताना कि आप जो इंटरनेट की जितनी भी ज़्यादा ये बढ़ रहा है इतने बुरी तरीके से, इसका मतलब चारों तरफ फैल रहा है, तो ये किस हद तक सही है। देखो ये जब नहीं था तब क्या पढ़ाई पढ़ाई नहीं करते थे बच्चे, तब क्या नौकरी नहीं लगती थी, तब कौन से काम नहीं होते थे, सारे होते थे, बस उसी हिसाब से होते थे। लेकिन अब जितना इसका प्रभाव बढ़ रहा है ना उतना ही ज़्यादा मुझे लगता है कि नुकसान भी हो रहा है। छोटे छोटे आजकल बच्चों को पालना बहुत कठिन काम हो गया है ना, एक एक दो दो बच्चों को भी संभालना, उन्हें अपनी नज़रों के सामने रखना, उन्हें सारी चीज़ें सिखाना, इतना भी गाइड कर लो, इतना भी समझा लो, लेकिन बच्चे क्या है कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का इतना अफेक्ट है आजकल कि बच्चों को हर दिन एक उनको गाइड करने में मतलब कितना पता नहीं क्या ही कहें। आप बताना आपको कैसा लगता है, अगर आपके आसपास छोटे बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं या किसी के बच्चे हैं तो बताना। ठीक है, बच्चों के मामले में इंटरनेट का प्रभाव कैसा लगता है आपको। इस पीढ़ी में एक ऐसे कंप्यूटर के विकास का लक्ष्य रखा गया है जो प्राकृतिक भाषाओं का उपयोग कर सके। ठीक है, तो एक ऐसे कंप्यूटर के विकास का लक्ष्य रखा गया है इसमें जो प्राकृतिक भाषाओं का क्या कर सके, उपयोग कर सके, याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे देखते हैं, 5 पीढ़ी हमने पढ़ ली, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे, ध्यान रखना। और ये कंप्यूटर का वर्गीकरण देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो प्रयोग में सुविधा हेतु कंप्यूटर को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, प्रयोग में सुविधा के लिए कंप्यूटर को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, तकनीक के आधार पर, एक तो है तकनीक के आधार पर, ठीक है, दूसरा आगे पढ़ लेंगे कार्य क्षमता के आधार पर है वो। तो तकनीक के आधार पर एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें मैंने इंग्लिश इसीलिए रख दी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कई बार ऐसी चीज़ होती है हम टेक्नोलॉजी को आसान समझते हैं लेकिन तकनीक समझ में नहीं आता बहुत से बच्चों को, तो इसीलिए मैंने दोनों चीज़ों को रखा है। डिजिटल कंप्यूटर, अगर तकनीक के आधार पर देखा जाए, टेक्नोलॉजी के आधार पर, तो डिजिटल कंप्यूटर उसका ही उदाहरण है, तकनीक का ही उदाहरण है। डिजिटल कंप्यूटर डाटा की प्रोसेसिंग डिजिटल रूप यानी कि 0 एवं 1 जो बाइनरी नंबर हैं उनमें करते हैं। ठीक है, जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो डाटा की प्रोसेसिंग क्या किस में करते हैं, तो ये डिजिटल रूप में करते हैं, जैसे सामान्य प्रयोग में आने वाले डेस्कटॉप और लैपटॉप। ठीक है, ये डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, तो इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग तापमान, दाब, भार, वोल्टेज आदि से संबंधित की प्रोसेसिंग से होता है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर का संबंध किससे होता है, तो तापमान, दाब, भार, वोल्टेज इस प्रकार की प्रोसेसिंग में इसका यूज होता है। जैसे वाहनों की गति मापने के लिए जो कंप्यूटर आपने देखा होगा ना, वाहनों की गति मापने के लिए सामने एक मीटर लगा होता है कि कितने पे गाड़ी चल रही है, 100 पे चल रही है, 80 पे चल रही है, 50 पे चल रही है। ठीक है, तो इन सब में भी तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर ही होता है, ये कंप्यूटर की तो टेक्नोलॉजी है। अदरवाइज़ अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो ये घड़ी का उसमें वैसे ही चल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि आप देख ही सकते हैं, जीपीएस वगैरह लगाना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आजकल हर जगह पर कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो गति मापने हेतु प्रयोग में आने वाले एनालॉग स्पीडोमीटर, उसको बोलते हैं एनालॉग स्पीडोमीटर, और एनालॉग घड़ी भी आती हैं। ठीक है, तो ये एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड का मतलब ही मिश्रित होता है। ठीक है, तो ये डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का संयोजन है। इसमें डिजिटल की भी विशेषताएं हैं और एनालॉग कंप्यूटर की भी। इसमें एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड तथा डिजिटल कंप्यूटर की मेमोरी एवं शुद्धता होती है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होती है एनालॉग कंप्यूटर की, और डिजिटल कंप्यूटर की मेमोरी एवं शुद्धता एक्यूरेसी होती है। जैसे रडार प्रणाली, ठीक है, रडार प्रणाली, स्मार्टफोन, टैबलेट डिवाइस, ये सब क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत फास्ट नहीं चल रही हूँ, सामने बच्चे तो होते नहीं हैं इसलिए समझ में नहीं आता, बस अपने हिसाब से मैं चलती रहती हूँ। आकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर
आकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड वर्क कैपेसिटी। तो इस पर देखना है, इसमें आता है एक सुपर कंप्यूटर। कौन सा आता है? सुपर कंप्यूटर किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है? तो आकार और कार्य क्षमता के आधार पर। डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर सबसे शक्तिशाली होते हैं जो सुपर कंप्यूटर। सुपर का मतलब ही सुपर होता है ना, सुपर डुपर हिट। तो ये सुपर जो कंप्यूटर है वो सबसे पावरफुल होते हैं तथा बड़े संस्थानों या संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। भारत में सुपर कंप्यूटर या कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो पहले कब से आए थे, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थापित है। HEC2M भारत में पहला कंप्यूटर था जिसे आयात किया गया था, जिसे बाहर से मंगवाया गया था विदेशों से, ये ध्यान रखना। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के अंदर है, वहाँ पर एक कंप्यूटर का नाम देख लो, HEC2M। ये पहला आयात किया हुआ कंप्यूटर था। वर्ष 1960 में, ठीक, वर्ष 1960 में भारत में निर्मित हुआ पहला कंप्यूटर, जिसका नाम क्या था? TIFRAC, ये नाम रखा गया था। ठीक है, इसको अगर फुल फॉर्म देखें तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1960 में बना था यहाँ पर। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम, इसका नाम जाना जाता है परम 8000। परम 8000 तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था ये, जिसे CDEC द्वारा वर्ष 1990-91 में निर्मित किया गया था। CDEC कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया था। कब? 90-91 में बनकर के ये तैयार हुआ था। परम युवा सेकंड, परम युवा सेकंड भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और अगर इसकी गति की बात करें तो 529 टेराफ्लॉप्स। ठीक है, 529 टेराफ्लॉप ये इसकी गति है। गति को मापा जाता है टेराफ्लॉप में। परम ईशान, ठीक है, परम ईशान इसका नाम है। अगर इस तरह के नाम कहीं देखने को मिल जाए ना, सीधा ठोक देना, भारत के ही हैं। परम श्रेणी का हाल ही में प्रदर्शित सुपर कंप्यूटर है 2000 शायद 22-23 के, मतलब शुरुआत में ही हुआ था 23 के में। तो ये परम ईशान कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को देख लेते हैं। कार्य और क्षमता के आधार पर हम पढ़ रहे हैं सुपर कंप्यूटर। इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार में बड़े तथा महंगे कंप्यूटर होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जहां सुपर कंप्यूटर एक ही प्रोग्राम पर बहुत तेज गति से कार्य कर सकता है। सुपर कंप्यूटर एक ही प्रोग्राम पर बहुत तेज गति से कार्य कर सकता है। वहीं पर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो थोड़ी कम गति से चलता है, लेकिन हजारों प्रोग्राम पर एक साथ कार्य कर सकता है। ठीक है, ये हजारों प्रोग्राम पर एक साथ काम कर सकता है, थोड़ी कम गति से चलता है। जबकि सुपर कंप्यूटर बहुत तेज गति से चलता है, लेकिन एक बार में एक ही प्रोग्राम पर काम कर सकता है। ठीक है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनकी स्टोरेज क्षमता अत्यधिक होने के कारण इसका उपयोग बड़े संगठनों, बैंकिंग, बीमा संस्थान, सरकारी संगठन, कंपनियों आदि में भी किया जाता है। ठीक है, किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। आगे चलते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी का मतलब ही छोटा होता है। ठीक है, इसका उपयोग छोटी कंपनियों या फर्मों द्वारा किया जाता है। छोटी छोटी कंपनी या फर्म जो होती हैं उनके द्वारा मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। विशेष उद्देश्यों हेतु बड़ी कंपनियों के अलग अलग विभागों द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, विशेष उद्देश्यों के लिए बड़ी जो कंपनी है उनके अलग अलग जो विभाग हैं उनके द्वारा भी इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, जो मिनी कंप्यूटर होते हैं उन्हें मिड-रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी जो क्षमता होती है वो सुपर कंप्यूटर तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है एवं पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप से अधिक होती है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, मतलब छोटा, सबसे छोटा रूप। माइक्रो कंप्यूटर को सामान्य उपयोग हेतु डिजाइन किया गया है, जो शिक्षा, मनोरंजन, छोटे ऑफिस के कार्य आदि के लिए उपयोगी है। जैसे डेस्कटॉप जो हमारे घरों में ज़्यादातर हम कभी यूज करते हैं, घरों में या स्कूलों में लगे रहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल, साउंड एंड नेविगेशन ऑफ कार, कार में लगे रहते हैं ना नेविगेशन या साउंड के लिए। आजकल तो कोई भी कार ले लो उसमें छोटा सा मतलब कंप्यूटर टाइप में LED टाइप में लगा रहता है, उसमें चाहे तुम फिल्म देखते चलो चाहे कुछ भी देखते चलो, है ना। नोटबुक्स और स्मार्टफोन, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और नहीं भी आया है तो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा।
और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना आप, वहाँ पर इसकी PDF डाल दूँगी। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को जिन्होंने नहीं किया है ना। आपको आपकी पढ़ाई की कसम है, मतलब आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए दूसरे का भी भला करो ताकि आपकी का भी भला हो। कोई नहीं, ये मजाक की बात है। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कर देना, नहीं अच्छा लगता है तो भाई कुछ नहीं कर सकते। चलते हैं, आप मेहनत करते रहिए।